चलो 90 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. In this table, equilibrium market price is, now market price कभी equilibrium होता है when demand is equal to supply. This is demand and this is supply. दोनों सेम कहाँ पे है? 4 रुपीज पे. तो आंसर इज ₹4. फर्स्ट इन द टेबल गिवन विच इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है? जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एट 4 रुपीज. देखो डिमांड भी 700 है, सप्लाई भी 700 है, तो आंसर इज सी 4 रुपीज. ओके. Assuming that price of that when price is ₹20, quantity demanded is 9, and when price is 19, quantity demanded is 10. तो ये ना 20 रुपये में कितना डिमांड है? 9. मतलब ये 180 रुपया मिलता है. और जब 19 रुपये भाव हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 110 हो गई, तो मतलब 190 मिल रहा है. पहले ये 180 मिल रहा है टोटल रेवेन्यू. हाँ, based on the information, what is the marginal revenue from increasing the output from 9 units to 10 units. 9 यूनिट से 10 यूनिट बनाया तो कितना फायदा हुआ? पहले आपको मिलता था 20 इंटू 9 180, अब मिलता है 19 इंटू 10 190. सो योर आंसर इज ₹10. थर्ड क्वेश्चन. Assuming that when the price is 20, quantity demanded is 15, and when the price is 18, the quantity demanded is ₹16. ना पहले 20 इंटू 15 मिलता था 300, अब 18 इंटू 16 दैट इज 288 मिलेगा. मतलब पहले 300 मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? 18 इंटू 16 288 मिल रहा है. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन द आउटपुट इज, एक्चुअली यहाँ पे 12 आंसर है, -12 होना चाहिए. वो लोग ने ऑप्शन में 12 ही दिया है. 300 से हम लोग कहां पहुंच गए? 300 से हाँ यूनिट्स बढ़ा दिए ना, -12 होना चाहिए. यूनिट्स बढ़ा है, 15 से 16 कर दिया आपने. हाँ, तो -12 होना चाहिए, लेकिन वो 12 आया है. ओके, 1 मिनट. सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग a level of output such that MR is greater than MCA. MR रेवेन्यू ज्यादा है और MC कम है. What should the firm do to maximize the profits? तो और आगे बढ़ाना चाहिए. अभी तो MR ज्यादा है, और बढ़ाओगे तो MC भी बढ़ेगा, फिर MC is equal to MR हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? The firm should increase the output. Marginal revenue is equal to change in price divided by change in output. No. Change in quantity divided by change in price. No. Change in P into Q. P into Q is total revenue due to 1 unit change in the output. Answer is C. पांचवे का आंसर C है. आया समझ में? Suppose a sole proprietorship is earning a total revenue of ₹1 lakh and incurring a expletive cost of 75,000. If the owner would work to another company for ₹30,000 in a year, we would conclude that अगर ओनर काम कर रहा है 30,000 में, ओनर का तो लॉस है ना, 1 लाख रुपया है. अकाउंटिंग कॉस्ट इज 75,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 25,000, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट 30,000 है, खुद की मेहनत का 30,000. तो इसका मतलब क्या है? द फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉसेस.
Which of the following is not an essential condition of pure competition? Which is not essential of pure competition? प्योर कंपटीशन में ये पॉइंट नहीं आती है. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. What is the shape of demand curve faced by a firm? डिमांड कर्व का क्या स्टोरी है अंडर परफेक्ट कंपटीशन? डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिवली स्लोप? इट इज हॉरिजॉन्टल. परफेक्ट कंपटीशन में ए होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है. 9th one, which is the first order condition for profit maximization? प्रॉफिट की पहली कंडीशन क्या होती है भाई? MC शुड बी इक्वल टू MR, और फिर MC नीचे से आना चाहिए. 9th का आंसर है B. Which of the following is not a characteristics of price taker? प्राइस टेकर का कैरेक्टरिस्टिक्स किसका नहीं है? TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, ये तो हमेशा ही होता है. AR इज इक्वल टू प्राइस, ये भी प्राइस टेकर का होता है परफेक्ट कंपटीशन में. नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होता है. When you are a price taker, the demand curve is horizontal as in perfect competition. 1 से 10 तक किसी को कुछ समस्या है? Which of the following statement is false? Economic cost include opportunity cost of the resource. हाँ देखो, ये वाला अकाउंटिंग का, ये देखो ये क्या होता है कि पहले कॉस्ट दो टाइप के होते हैं. एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट पेड टू आउटसाइड, और इम्प्लिसिट कॉस्ट पेड an amount for owned factors of production. ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इज टोटल सेल्स माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो ये प्रॉब्लम में क्या है? इसमें 25,000 इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, 1 लाख उसकी ये सेल्स है 1 लाख, बाहर वाले को 75,000 दिया और खुद का काम दूसरी जगह करता था तो 30,000 मिलता था. तो फिर तूने क्या किया? कमाया कि गवाया? तूने पैसा गवाया ना. खुद का पगार माइनस कर, दूसरी जगह होता तो 5,000 लॉस हुआ ना. तो फर्म इज इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बोथ. यस करेक्ट. दोनों कॉस्ट गिनने का इकोनॉमिक कॉस्ट में. हाँ, एनी डाउट्स एनीवन? ओके, 11th. हाँ अभी आएगा 11th में. क्या है? डी आंसर इसका. ध्यान से पढ़ना सब. लेकिन
Economic cost includes opportunity cost of resources owned by the firm. Yes. इकोनॉमिक कॉस्ट में सब कॉस्ट आते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म क्यों नहीं आएगा? अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यस, करेक्ट. इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी ऑलवेज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट if resources are owned and used by the firm. हाँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होती है ना अगर खुद के रिसोर्सेज है तो. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये गलत है कि नहीं? आंसर शुड बी टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. With a given supply curve, a decrease in demand causes. अगर डिमांड डिक्रीज होता है ना तो क्या होता है बताओ? अगर डिमांड डिक्रीज होता है प्राइस कम होती है. सबसे पहले क्या कम होती है? प्राइस, है ना. और ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, बट क्वांटिटी भी कम हो जाएगी. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. कौन सा ऑप्शन होगा? इम्प्लिसिट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब ये मेरी चीज में दूसरी जगह भी यूज कर सकता था कि नहीं? सी. हाँ, अब है ना, ये तुम लोग को डायग्राम से बताऊं क्या कैसे होता है? क्या बोला इसने? अरे यार, ये तो लगा हुआ ही नहीं है, सॉरी. हाँ, बता रहा हूँ, ये डिमांड और सप्लाई का बहुत आएगा और फिर लास्ट में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो फिर कर ही देता हूँ अभी, है ना. See, ये ना, ये सप्लाई कब है और ये डिमांड कब है. ये प्राइस है ना. हाँ, ये प्राइस समझे ना. अब है ना, डिमांड कम हो गया तो ये ऐसा हो गया डिमांड. तो डिमांड कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी. नहीं, प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई कि नहीं? फॉलो दिस. हाँ, दोनों कम हो जाएगा. यार, okay. It is assumed in economic theory that decisions making within the firm is usually undertaken by managers but never by owners. Ultimate goal of the firm is to maximize profit regardless of the firm sizes और टाइप ऑफ बिजनेस. ये तो सही बात है कि नहीं यार? अल्टीमेटली तो प्रॉफिट करना है, भले कोई भी हो. एज फर्म साइज इंक्रीजेस डो इट्स गोल इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है. द बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ अ फर्म इज इट्स ओनर. द बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट, ये हमने कहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है? कुछ डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने ये पढ़ा है. व्हाट? अल्टीमेटली गोल ऑफ इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. assuming that the consumer incomes and number of sellers in the market are for good both decrease
इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई सॉरी प्राइस कम हो जाएगी, हाँ डिमांड फॉल हो जाएगा तो प्राइस भी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ सेलर्स भी डिक्रीज हो गया तो सप्लाई कम हो गई, बोथ डिक्रीज, तो डिमांड भी कम हो गया, सप्लाई भी कम हो गई। अब कौन ज्यादा कम हुआ उस पर प्राइस होती है। अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कंक्लूड दैट, हम लोग पक्का बोल सकते हैं क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं क्वांटिटी विल डिक्रीज, क्वांटिटी पक्का कम होगी, प्राइस का बोल नहीं सकते हैं, प्राइस बढ़ भी सकती है कम भी, क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो गई तो, डिमांड कम हुआ लेकिन सप्लाई और भी कम हो गई तो, हाँ डिमांड फॉल हुआ है, डिक्रीज हुआ है लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी तो पक्का है। डायग्राम से वेरी गुड, ये देखो एक मिनट ना, ये देखो सी ये सप्लाई, ये डिमांड है। अब है ना ये इक्विलिब्रियम प्राइस है से OM और ये OP। अब है ना सप्लाई कम हो गई मतलब सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई थोड़ी डिक्रीज हुई और डिमांड बहुत डिक्रीज हो गया, तो यहां पे पहुंच जाएंगे लोग। अभी ये SD1 न्यू डिमांड, S1 तो ये हो जाएगा ना इधर, ओके। तो प्राइस क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस भी कम हो गई, लेकिन जरूरी नहीं कि प्राइस कम हो, प्राइस बढ़ भी सकती है, बता रहा हूं। जैसे देखो ये डिमांड और ये सप्लाई, अब सप्लाई बहुत कम हो गई और डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, तो यहां मिल रहे हैं ना, पहले यहां था देखो, ये इक्विलिब्रियम था। अभी इस डिमांड और कम हो गई, डिमांड थोड़ी कम हो गई और सप्लाई बहुत कम हो गई, तो अब यहां मिल रहे हैं लोग, तो क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई लेकिन प्राइस बढ़ गई है ना, प्राइस बढ़ गई है। प्राइस पहले OP थी, अब OP से ज्यादा हो गई है। देखो ये S1 और ये D1 और D1 S1 यहां मिलते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन हु इज चेंजिंग फास्ट। If fall and demand is same तो फिर प्राइस सेम रहेगा, प्राइस विल रिमेन सेम, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाँ दोनों का सेम पुल है तो फिर प्राइस सेम रहेगा। Okay, now अभी 15th one, if supply increases in greater proportion than demand, supply is increasing, supply fast बढ़ रहा है और डिमांड स्लो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा।
द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर. नो, प्राइस विल नॉट बी ग्रेटर. सप्लाई फास्ट बढ़ रहा है ना, सप्लाई ज्यादा होगा तो भाव को नीचे लेके जाएगा. तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर. नो, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर. लोअर वाली बात करो. एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर. क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी. क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी. दोनों बढ़ रहे हैं ना क्वांटिटी. तो 15th का आंसर डी है. सप्लाई फास्ट बढ़ रही है बहुत, डिमांड भी बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है. तो क्वांटिटी तो दोनों ही बढ़ा रहे हैं. दोनों ही बोल रहे हैं ज्यादा खरीदो. प्राइस का बोल नहीं सकते क्या है. प्राइस फिर डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई बढ़ रहा है तो वो ज्यादा नीचे लेके जाएगा. तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर. Assume that market of goods Z is a simultaneous increase in demand and quantity supplied. Simultaneous increase in demand और सप्लाई में भी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई है. ओके, तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड है ना, तो इंक्रीज क्वांटिटी बढ़ जाएगी. ये तो है. तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो सी क्या है? और ऑप्शन है ना. क्वांटिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये सी आएगा आंसर. प्राइस का बोल नहीं सकते हैं ना. जो क्या बोला है, डिमांड भी बढ़ा है और सप्लाई भी बढ़ी है. अब कौन ज्यादा बड़ा है पता नहीं है. डिमांड बढ़ा है तो प्राइस ऊपर करेगा, ओके, और सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस नीचे करेगा. तो बोल नहीं सकते, लेकिन क्वांटिटी दोनों बढ़ा रहे हैं. तो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये सी आएगा आंसर. एन अनसर्टन इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये आया समझ में? प्राइस का बोल नहीं सकते क्या होगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी. Suppose the technology for products of personal computer improves and all the time say individual discover new uses of. अब ये टेक्नोलॉजिकल, ये सप्लाई बढ़ गई कंप्यूटर की, और इंडिविजुअल्स यूज द प्राइस, डिस्कवर सम यूजेस सो दैट देयर इज अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स. दो बातें हो गई है. एक तो टेक्नोलॉजी से सप्लाई बढ़ रही है कंप्यूटर की, और लोगों को अलग अलग यूज, कंप्यूटर अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं. व्हाट विल बी हैपन ऑन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस? प्राइस का बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी. सी, 17th का आंसर भी सी है. फॉलो दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, परफेक्ट मोबिलिटी, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग. ये नहीं होता है यार परफेक्ट कंपटीशन में. ये कहां होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये तो होता है. आउटपुट्स ऑफ द फर्म्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. बरोबर है. फर्म फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ये नहीं होता है. द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग. Which of the following is not a characteristics of monopolistic competition? Easy entry in the industry. Monopolist में आ सकते हैं. Product differentiation is a characteristics. Large number of sellers. Homogeneous product never happens in monopolistic, because monopolistic competition का मतलब ही perfect competition जैसे ही होता है. खाली क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, होमोजीनियस नहीं होते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं. दस से 20 किसी को डाउट है? देख लो 1 मिनट. एंड बाकी की जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो मैंने क्लास में कराए थे,
जो हमने लेक्चर में किए थे ना सब ऑब्जेक्टिव, बुक दिए तुम लोग को, हाँ, उस ऑब्जेक्टिव के मैंने जूने वाले लेक्चर्स, बहुत आराम से पढ़ाए हुए लेक्चर्स, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उसमें तुम लोग को 8 आवर्स में सब टॉपिक हो जाएंगे ये वापस, और 700 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे बस। और ये ऊपर से मैंने कराया वो, हाँ, यूट्यूब पे भी है, डाल दिए। ओके, सो प्लीज गिव टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अभी एग्जाम आ रहा है ना, तो दूसरे क्लास वाले बच्चों को भी दे दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उनको भी बोलो कि देखो हमने कितनी अच्छी क्लास ज्वाइन की है ना। ऐसा बोलने का उन लोगों को, मेरी तारीफ करने की, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ओके चल ठीक है। नाउ मोनोपोली में 21st मोनोपोली में अराइज इन अ प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज, मोनोपोली क्यों होता है? अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज ओन्ड बाय अ सिंगल, जैसे स्टील मेरे पास ही है खाली, तो स्टील की सब कार मैं ही बनाऊंगा खाली, मेरे पास ही है, तो ऐसा होता है मोनोपोली। गवर्नमेंट हैज गिवन अ फर्म पेटेंट राइट टू प्रोड्यूस, कभी कभी सरकार बोलती है ये तू बनाना, सिर्फ पेटेंट तेरा ही आविष्कार है, तू ही बनाना, उससे मोनोपोली होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स प्रोडक्शन बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट। कभी होता है कि एक आदमी इतना बड़ा बना रहा है कि उतना सस्ते में बेच रहा है कि दूसरा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, तो इसके लिए भी मोनोपोली होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इन सभी कारणों से मोनोपोली होती है। एक्चुअली एनी ऑफ द अबव होना चाहिए, हाँ, ऑल ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है ना, एनी ऑफ द अबव। Oligopolistic industries are characterized by few dominant firms and substantial barrier of entry. थोड़े फर्म होते हैं ना, और आते नहीं, नए लोग नहीं आ सकते, बरोबर है बात, ये यही करेक्ट है। वेरी लार्ज फर्म्स, नो नो, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, नो, वन डोमिनेंट फर्म्स एंड लो एंट्री बैरियर्स, नो, डोमिनेंट फर्म एक होती है लेकिन बहुत सारी और फर्म होती है, ये सही है। क्या कोई अंदर आ नहीं सकता जल्दी इतना उसमें, ओलिगोपोली में। अब फॉर अ प्राइस मेकिंग फर्म, marginal revenue is less than price. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्यों मालूम है? अरे वो भाव में तू जितना चाहिए बेच सकता है। अगर 12 रुपया भाव फिक्स हो गया था, कल हमने बताया था ना, तो नेक्स्ट यूनिट भी 12, तीसरा भी 12, सब 12 में जितना बेचना बेच सकता है, भाव लेकिन 12 रहेगा। यू आर अ प्राइस टेकर, तो प्राइस तू नहीं तय करेगा, अब क्वांटिटी जो चाहिए मन में आ उतनी बेच, जितनी ताकत उतनी बेच। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, 24 का आंसर है बी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरीली। मोनोपोलिस्टिक में क्या फर्क होता है परफेक्ट में? इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, ये तो सही है। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स, नो, ऑल प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री इज ब्लॉक्ड, एंट्री इज नॉट ब्लॉक्ड, ओलिगोपोली में ब्लॉक्ड होता है। In monopolistic competition, there is relatively few barriers. कुछ बैरियर्स नहीं होते, रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स होते हैं, हाँ। लेकिन डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये है ना, मेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस ये होता है। फॉलो दिस। The long run equilibrium outcome, long run equilibrium outcome in monopolistic competition and perfect competition are similar because in both market structures the long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because देखो मोनोपोलिस्टिक और
परफेक्ट में, लॉन्ग रन में कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता है। तो ये आंसर सी है, द फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट विल प्रोड्यूस इन द लॉन्ग रन, नहीं, गलत है। हाँ, ये गलत है। 23 छूट गया क्या? प्राइस टेकिंग फर्म्स ऑपरेट इन competitive market are said to be small relative to market। प्राइस टेकिंग फर्म्स को स्मॉल बोला जाता है, क्यों? द इंडिविजुअल फर्म हैज 10 एम्प्लॉइज, नो। इंडिविजुअल फर्म हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो, दे नेवर हैव। डी है, द फर्म इज अनेबल टू इफेक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस थ्रू इट्स आउटपुट डिसीजन। ये डी वाला 23 में। और कहां तक पहुंचे थे हम? फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। एफिशिएंट आउटपुट नहीं मिलता है, खाली एफिशिएंट आउटपुट परफेक्ट कंपटीशन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली में खास बात क्या है इसमें से? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो बरोबर है, उसमें एक सब जगह होता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में नई बात क्या, सब में ऐसे ही होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑन द फर्म, ये मेन खास बात है ना। ये किसकी खास बात है? ओलिगोपोली की। इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ अ फर्म वेरी लार्ज? मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज। मोनोपोली है ना? यस और नो? एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नोन एज प्रॉफिट कर्व, डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व। बताओ क्या है? बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस? किस पे प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है? परफेक्ट कंपटीशन ना। आया समझ में 30th तक? किसी को डाउट 20 to 30 के बीच में? In which form of market structure is the degree of control over the price? Control over the price very large, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। तो वो तो मोनोपोली में होता है, पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम नहीं बोल सकते, लेकिन मोनोपोली में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है ना। डिस्क्रिमिनेटिंग 28th नो 28th में तो क्या है? डिग्री ऑफ कंट्रोल। हाँ, प्राइस मेकर ना, तो प्राइस मेकर किस में होता है? चलो, मोनोपोली में होता है ना। हाँ, ठीक है। Discriminating monopoly implies that monopolist charges different prices of commodity from different groups of consumers, different uses के लिए, different places के लिए, any of the above, yes। वो different groups, different consumers
डिफरेंट यूजेस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, कमर्शियल के लिए यूज करेंगे तो ज़्यादा रेट, और रेसिडेंशियल के लिए अलग यूज करेंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? Price discrimination will be profitable only if elasticity of demand in different sub-market is different. इलास्टिसिटी अलग अलग होनी चाहिए, दो मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी होगी, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली इसका आंसर डिफरेंट है. In the context of oligopoly, kinked demand curve is designed to explain price rigidity. प्राइस रिजिडिटी मतलब देखो, हम लोग अगर भाव बढ़ाएंगे ना तो कोई नहीं बढ़ाएगा, और कम करेगी तो सभी लोग कम करेंगे. ऐसे ही है हम ना. तो ये ओलिगोपोली का प्राइस रिजिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. विच द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर. द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट. प्राइस टेकर क्यों होते हैं? द फर्म हैज सम but not complete control over the price of the product. There are so many buyers and sellers in the market that an individual cannot affect the market price. See here, हाँ ये मेन है ना प्राइस टेकर का डेफिनेशन. There are so many buyers and sellers that an individual firm cannot affect the market. Each firm produces homogeneous. इसके लिए प्राइस टेकर थोड़ी होता है, सेम चीज बनाते हैं. देयर इज इजी एंट्री और एग्जिट, ये भी होता है, लेकिन प्राइस मेकर किसके लिए होता है? प्राइस टेकर इसलिए होता है क्योंकि यू कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, जो है वो मानो. Suppose the demand curve of x by z slopes downwards and to the right. We conclude that firm operates in a perfectly competitive market. No, demand curve slope downward है तो perfect competition में तो नहीं है. The firm sells all it wants at established market price. We cannot see that. The x y z is not a price taker in a market. प्राइस टेकर नहीं है. प्राइस मैक्सिमाइज कर पाएगी कि नहीं वो बोल नहीं सकते हैं, इसमें से नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ प्राइस टेकर. इफ द फर्म इन द टूथपेस्ट इंडस्ट्री has following market shares, what market structure would be best described in the industry? अब है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग है. कितने सेलर है देखो, 1 2 3 4 5 6 हैं, और फिर बहुत सारे अदर्स है ना. तो अब ये तो सब्जेक्टिव आंसर है. तो ये लोग ने ओलिगोपोली लिखा है कि 5-6 सेलर है. टूथपेस्ट के नाम दिए, टूथपेस्ट, डेंटीप्लेस्ट, शाइन ब्राइट, आई कांट बिलीव इट्स अ टूथपेस्ट, ब्राइटर देन वाइट, पेस्टी स्टफ, एंड बाकी बहुत सारे लोग हैं. तो ये लोग बोलते हैं कि मेन लोग ये लोग है, तो ओलिगोपोली है. क्या है वो? हाँ, 37th King did demand curve in assumes that लिखा है
consumers, the response of consumers to the price is less than to price increase. प्राइस इंक्रीज में कंज्यूमर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं ना, क्योंकि दूसरे लोग भाव नहीं बढ़ाते हैं, वो एकदम कम हो जाते हैं. इज लेस देन, नहीं, इसमें तो ज्यादा होता है. द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू इंक्रीज प्राइस इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू द प्राइस डिक्रीज. डिक्रीज आता तो कोई बढ़ता नहीं है, और इंक्रीज करते तो सब भाग जाते हैं. तो 37 का आंसर है बी. देखो क्या होता है किंग डिमांड का, क्या होता है जब हम लोग भाव बढ़ाते हैं ना, तो दूसरे लोग भाव नहीं बढ़ाते हैं, तो कंज्यूमर्स लोग बहुत कम हो जाते हैं हमारे. तो जब भाव बढ़ाते तो कंज्यूमर का बहुत रिस्पॉन्स होता है कि तू तो बहुत महंगा बेच रहा है, बाकी लोग तो वही भाव में बेच रहे हैं. और जब हम लोग भाव कम करते हैं ना, तो दूसरे लोग भी भाव कम कर देते हैं. तो फिर रिस्पॉन्स कभी कम मिलता है कंज्यूमर का जब भाव कम करते हैं, और रिस्पॉन्स कभी ज्यादा होता है भागने का. द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस इंक्रीज इज मोर, बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस द अदर्स डोंट इंक्रीज द प्राइस. जब तू भाव बढ़ाता है तो दूसरे लोग भाव नहीं बढ़ाते हैं, दूसरे कंपटीटर. तो कंज्यूमर लोग उनके पास भाग जाते हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होता है, ज्यादा भाव बढ़ गया भाव. और जब तुम लोग कम करते हो ना भाव, तो दूसरे लोग भी कम करते हैं, तो क्या होगा, तो तुम लोग का डिमांड उतना नहीं, पुअर हो जाता है ना. तो यहां पे रिस्पॉन्स फिर कंज्यूमर का कम होता है, कंज्यूमर ज्यादा आते नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों ने भाव कम किया है. द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू द प्राइस डिक्रीज. समझा ये? सी क्या है, व्हेन वी इंक्रीज प्राइस competitors अभी ये लोग तो क्या होता है, कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स है ना बहुत ज्यादा होता है ना, मतलब रिस्पॉन्स, पुअर रिस्पॉन्स, भाग जाते हैं ना. मोर है ना, मोर रिस्पॉन्स. आया समझ में? यहां पे कंज्यूमर्स लेस रिस्पॉन्स. तूने कम किया तो कौन सा ऐसा नहीं किया, सबने कम किया, जा ऐसा सुनाते हैं हमको. 38. अ फर्म एनकाउंटर्स शटडाउन पॉइंट. शटडाउन पॉइंट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल्स कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, ये उल्टा लिखा है लोग ने, है ना. 38 का बी. Suppose that profit maximizing level of output, a firm finds market price is less than the average total cost. हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मतलब AC इज इक्वल टू AR, और तभी हमने पाया कि मार्केट प्राइस कम है एवरेज कॉस्ट से, बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मतलब कहां पे एवरेज कॉस्ट से कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. द फर्म विल शट डाउन, नो नॉट शट डाउन. द फर्म विल रेज इट्स प्राइस, यू कैन नॉट रेज द प्राइस. द फर्म विल मूव इट रिसोर्सेज, यू कैन नॉट मूव इट. परफेक्ट कंपटीशन है, शॉर्ट रन में नहीं कर सकते. द फर्म वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू व्हाट, मिनिमाइज इट्स लॉसेस.
when the price is less than average variable cost at profit maximizing output, a firm should price is less than average variable cost, price कम है, the produce when marginal cost equal to marginal revenue equal to marginal cost if it is operating in the short run, produce when marginal revenue is equal to marginal cost if it is, here when the average price कम है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो बंद ही करेंगे ना, शट डाउन, क्या चलाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट से कम है, शट डाउन सिंस इट कैन नॉट कवर वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर डी आएगा ना। अरे यार वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है तो क्या चलाएंगे, वो बोलते हैं प्रोड्यूस, फिर बोलते हैं प्रोड्यूस, फिर शट डाउन, शटडाउन भाई, आप वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर रहे हो। अ प्योरली कॉम्पिटिटिव सप्लाईज शेड्यूल इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मालूम है तुम लोग को, सप्लाई कर्व कहां से निकलता है, यहां से, मालूम है तुम लोग को, समझा, कितने लोग समझिए 41, पहले 40 तक कुछ डाउट है क्या बताओ, 30 to 40 के बीच में 41 नहीं आया, मालूम है, ये ना, ये मैंने तुम लोग को सिखाया था, लेकिन ये 2-3 बार सिखा दे तो ही आता है, ऐसा होता है। हाँ अभी देखो, सप्लाई कर्व होता है ना, वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व से निकलता है, जैसे डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है ना, ओके, सप्लाई कर्व कहां से निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, बताता हूं, सुनो सुनो, ये देखो बताता हूं, हाँ अब है ना कंपटीशन में, ये देखो, ये है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, हाँ ऐसे नीचे से ऊपर जाता है बस। अब है ना, ये तुम लोग का ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो समझो ये प्राइस है ओपी और डिमांड है ओ एम, है ना, ओ एम डिमांड है, ओ एम सप्लाई करेंगे हम, और प्राइस है ओपी। सपोज प्राइस ऊपर चले गई तो ये ए आर इज इक्वल टू एम आर 1 हो गया, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ पे पहुँच गए P1, मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई और सप्लाई भी ऊपर चली गई, फिर और प्राइस ऊपर चली गई तो क्या होगा, सप्लाई और ऊपर चली जाएगी, बराबर, तो क्या हुआ, P पे इतनी सप्लाई, P1 पे M1 सप्लाई, P2 पे M2 सप्लाई, तो मतलब क्या हुआ, ये सप्लाई कर्व ही हुआ ना, MC कर्व, राइजिंग पार्ट ऑफ MC कर्व इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, बस पॉइंट MC इज इक्वल टू MR होता है ना, तो उसको बोलते हैं फॉलो दिस। हाँ ये तो टफ वाला था, 41 वाला बहुत टफ था, ये आ सकता है एग्जाम में। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट क्या, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है बताओ, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, ये नहीं होता है कभी भी, टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस लीडरशिप होता है, एक आदमी डिसाइड करता है, एक मेन होता है लीडर,
स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये भी हो सकता है। तो ये वाला है मेन, ये कभी नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। अब टूथपेस्ट में ना बहुत लोग हैं, मालूम है ना, फ्यू नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सी मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिट, खाली मोनोपोलिस्टिक नहीं बोल सकते हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी सी। फॉलो दिस। द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या है? कोल्ड ड्रिंक में ओलिगोपोली है, बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है ना, कितने बताओ ना, 5-6 होंगे, 10 होंगे, और क्या कोल्ड ड्रिंक्स में? छोटे मोटे होंगे, लेकिन मेन तो 90% मार्केट तो 4-5 कोको कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, वो भी एक ही आदमी के, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट उनके ही है। Which statement is correct? Even a monopolistic firm can have losses. ये करेक्ट है, इनकरेक्ट चाहिए। फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर्स, ये करेक्ट है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइसेस। ये हमेशा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में क्या डिस्क्रिमिनेट करेगा? हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट? किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, तो ये सी वाला गलत है ना। Under perfect competition, in the long run, there will be normal profits, supernormal profits. There will be no normal profits, supernormal no है ना, तो there won't be supernormal profits. Production तो होगा, cost भी होगी, लेकिन ये नहीं होगा। नो लिखा है ना, देयर विल बी नो। वेयर डैश वी नो दैट द फर्म्स आर जस्ट अर्निंग। कब मालूम पड़ता है कि जस्ट दे आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स? व्हेन AC इज इक्वल टू AR। अरे MC इज इक्वल टू MR तो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रहे हो कब पता चलता है? इक्विलिब्रियम तब पता चल जाता है कि MC इज इक्वल टू MR, और प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं वो पता चलता है AC इज इक्वल टू AR A। When dash we know that the firms must be producing at minimum point of average cost, so there will be a productive efficiency. When जब मिनिमम पॉइंट पे आता है ना, when AC is equal to AR, नहीं ये वाला है ना, when MC is equal to AC, MC is equal to MR तो होता ही है, और MC is equal to AC, उस पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC होता है वो। When dash there will be an allocative efficiency, meaning that by that the cost of last unit is exactly equal to the price of the consumers are willing to pay for it. Marginal cost is equal to the price, that is AR. So we find that the right goods are sold to the right people. तो कभी होता है जब MC is equal to AR।
when MC is equal to air wall, there will be allocative, meaning that cost of producing last unit is equal to the price. जितना भाव कंज्यूमर पे कर रहे हैं ना वहां तक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, लास्ट तक. तो 49th 48th का 49 का आंसर सी है. एग्रीकल्चर not followed. See here, there will be allocative efficiency, thereby the cost of last unit मतलब marginal cost is exactly equal to the price of consumers are willing to pay for it. तो MC is equal to what? Consumers are willing to pay for it मतलब last unit for which the price for which the consumer, तो वो AR हुआ ना. देखो क्या होता है, रुको डायग्राम से बताता हूँ. हाँ, सी पहला 48th. We know, when मत पढ़ो, we know that the firm is producing at the minimum point of average cost curve so as to be productive efficiency. देखो क्या होता है कि ये पॉइंट होती है ना जो, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है. क्या होता है? समझा? एस एवरेज कॉस्ट इज लीस्ट, बेस्ट प्रोडक्शन होता है. लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम यहां पे हो. इट इज नॉट नेसेसरी that equilibrium output is OM. जरूरी है क्या? हाँ नहीं, एक वापस समझ लो. तो जरूरी नहीं, ये पॉइंट अच्छी होती है बहुत, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम इधर ही हो. जैसे देखो मोनोपोली में तो कभी नहीं होता है. इधर देखो बताता हूं, मोनोपोली में ये MR कर्व है और ये AR कर्व है, समझो. हाँ, तो MC इज इक्वल टू MR, इक्विलिब्रियम यहां पे आया से N आया, मतलब इक्विलिब्रियम बिलो इस क्या है कि नहीं. और यहां पर AC क्या है, ये है. तो AC यहां पर आया कि नहीं, AC यहां पर आया, मतलब यहां पे हम लोग रुक गए. तो वी आर नॉट एट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे कभी होता है MC इज इक्वल टू MR तो करना ही है, लेकिन वहां पर AC भी हो जाए. MC इज इक्वल टू MR तो हर हालत में करना है, लेकिन MC AC को कब टच करता है, मिनिमम पॉइंट पे. तो AC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR. अब ये तो कंडीशन हमेशा ही होती है यार, MC इज इक्वल टू MR तो रोज की बात है. AC शुड बी इक्वल टू MC, नो. हाँ देखो, when we know that the firms are producing at the minimum point of average cost curve so that there will be productive efficiency. अब MC इज इक्वल टू MR तो हमेशा का है. ओके तो 48 का मैंने क्या बताया था आंसर, तुमको बी बताया था ना, फिर सी कैसे बोल रहे हो. तो MC प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कभी आएगी, जब MC AC के बराबर हो, मिनिमम पॉइंट पे होगा ना तब. और MC इज इक्वल टू MR तो हमेशा ही होता ही है, नहीं तो हम लोग उधर ही रुकते हैं जहां पे MC इज इक्वल टू MR होता है. तो वो तो विदाउट सेइंग, विदाउट टेलिंग, ये समझा अभी.
व्हेन डैश इज इक्वल टू डैश वी नो दैट फर्म सबसे अच्छा काम कर रही है. वी नो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमसी इज इक्वल टू एमआर. बट सबसे अच्छा काम कर रही है वो कब होगा? जब एमसी इज इक्वल टू एसी, बिकॉज दैट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी. हाँ, अब ये there will be allocative efficiency, meaning thereby that the cost of producing last unit MC are willing to pay for it, so that the right goods are being sold at the right to the right people. हम लोग जो लास्ट कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है ना इज इक्वल टू क्या? अब तुम लोग को ये भी पता है कि MC इज इक्वल टू MR. एक मिनट. और ये लास्ट यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, और कंज्यूमर भी उतना ही देना चाहिए, लास्ट यूनिट जितना AR देना चाहिए. तो MC इज इक्वल टू MR, और ये तो हमेशा AR होता ही है ना. AR देखो, MC इज इक्वल टू MR ये होता है, ये तो इक्विलिब्रियम है. और MC इज इक्वल टू AR ऑलवेज इन परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों साथ में चलते हैं. कौन? MC इज इक्वल टू MR तो हमेशा है इक्विलिब्रियम, ये हम लोग वहीं पे रुकते हैं बेस्ट. और परफेक्ट कंपटीशन में ये भी साथ में जुड़ जाता है इनके. मोनोपोली में ये नहीं होता है. मोनोपोली में सिर्फ ये होता है, परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है. लेकिन अगर ये इक्वल टू AC हो जाए तो बेस्ट पॉइंट होता है कि नहीं? हाँ, तो अब इसने क्या उल्टा सीधा इंग्लिश में लिखा है. वी नो दैट व्हेन MC इज इक्वल टू व्हाट? नहीं, MC इज इक्वल टू AR, ये हमेशा ही होता है. There will be allocative efficiency, meaning thereby that the cost of producing last unit is exactly equal to the prices the consumers are willing to pay for it. मतलब जो लास्ट हम लोग वहां तक बनाते हैं जब तक कंज्यूमर दे रहा है पैसा, मतलब वहां तक बनाएंगे, so that right goods are being sold. हाँ, तो ये MC is equal to AR. 49 का C आंसर है. ओके. एग्रीकल्चर गुड्स डेप्रिसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू. क्या एग्रीकल्चर गुड्स होमोजीनियस होते हैं ना? तो नो, यू कैन राइट परफेक्ट कंपटीशन. क्लोज टू, उसने एग्जैक्टली परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला है, उसने बोला क्लोज टू किसको होता है. और ज्यादा करके ना एग्रीकल्चर में अभी ब्रांडिंग आया है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है. They differ in quality, but it is almost same. हाँ, वो लोग डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं करते हैं. तो अभी आजकल ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन. ओके, ये ना समझा. इसका आंसर MC इज इक्वल टू AR मतलब क्या है कि जब MC इज इक्वल टू AR है तो मतलब तुम लोग परफेक्ट कंपटीशन में हो ना. MC इज इक्वल टू MR तो हमेशा ही होता है, और MR इज इक्वल टू AR परफेक्ट कंपटीशन में. तो देयर विल बी अलोकेटिव एफिशिएंसी. और हम लोग तब तक बनाएंगे जब तक कस्टमर पैसा देता रहेगा. अगर कस्टमर 12 रुपए देता है तो हम मार्जिनल कॉस्ट बढ़ाते 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 12 पर ही जाके रुकेंगे. अगर कंज्यूमर 12, कल मैंने एग्जांपल बताया ना, 12 रुपए दे रहा है तो हमारी मार्जिन कॉस्ट 8 है, फिर 9 हुई तो भी बनाएंगे, 10 हुई तो भी बनाएंगे, 11 बढ़ रही है मार्जिनल कॉस्ट, 11 में बनाएंगे, 12 में रुक जाएंगे, है ना. तो जब तक लास्ट यूनिट का प्राइस तक नहीं पहुंचता है तब तक हम लोग बनाते रहेंगे. तो ये क्या होगा? MC is equal to AR. Which of the following is not a characteristics of competitive market? There are many buyers and sellers. मोनोपोलिस्टिक क्यों नहीं? क्योंकि देखो उतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. जैसे वीट होगी ना, वीट तो बहुत डिफरेंशिएशन नहीं होता, राइस में भी बहुत डिफरेंशिएशन नहीं होता है. और उन्होंने बोला क्लोज टू, किसके नजदीक है वो.
अब अगर मार्केट परफेक्ट के नजदीक है कि मोनोपोलिस्ट के नजदीक है, वो बोलते हैं किसके नजदीक है, एग्रीकल्चर गुड्स, तो परफेक्ट के नजदीक है। परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट के नजदीक है। मोनोपोलिस्टिक भी है नहीं लेकिन उसके नजदीक नहीं है। दोनों को कंपेयर करें तो ये बहुत क्लोज है इसके, समझे? क्लोज, वो पूछ रहा है कि वो है इट इज परफेक्ट मार्केट, ऐसा कमिट मत करो, बोलते किसके नजदीक है। विच ऑफ द 51 which of the following is not a characteristics of competitive market? Many buyers, sellers, ये नहीं होता ना। फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये नहीं होता है कभी भी, ये कभी नहीं होता है ना। प्रॉफिट नहीं होती है, लॉन्ग रन में नहीं होती प्रॉफिट। सी आंसर है इसका 51 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वुड बी क्लोजली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्ट, हाँ कौन सी मार्केट परफेक्ट के नजदीक है बताओ? इट इज मिल्क, है ना। मिल्क में डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं होता है। लार्ज बायर्स, लार्ज सेलर्स, लार्ज है ना, बहुत सारा सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनएक्यूरेट रिगार्डिंग परफेक्टली कंपिटिटिव? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नहीं होता है, रॉन्ग है। डिमांड कर्व इज ऑलवेज अबाउ द मार्जिनल रेवेन्यू, नो, साथ में चलते हैं यार। एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होती है। प्राइस इज गिवन एंड डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम। ये भी फॉल्स है। एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, नो। देखो ये बोल रहा है कि कौन सी मार्केट है ना परफेक्ट, परफेक्ट मार्केट, ये चारों में से कौन क्लोज है परफेक्ट के? अभी इलेक्ट्रिसिटी में है ना, देर आर नो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स 2-3 ही होते हैं। केबल टेलीविजन सबका अलग अलग होता है, कोला सबकी अलग अलग बनती है, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन है बताओ परफेक्ट के? मिल्क। मिल्क में लार्ज बायर्स, लार्ज सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स होता है ऑलमोस्ट, तो इट इज मिल्क इज क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, नो। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो मोनोपोली के क्लोज है क्योंकि सप्लायर एक ही होता है। केबल टेलीविजन तो अलग अलग चीजें होती, तो परफेक्ट होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट? प्राइस इज गिवन एंड डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम, है ना, समझा? द मार्केट फॉर हैंड टूल, मार्केट फॉर हैंड टूल is dominated by draper, Stanley and craftsmen, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली, है ना। A market structure in which many firms sell product that are similar but not identical, मतलब बहुत सारे माल बेचते हैं, सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, कौन होता है बताओ? इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 54 का ओलिगोपोली है, आया समझ में? When oligopolist individually chooses to level its production to maximize its profit, it will charge a price that is, अब है ना ओलिगोपोली इज, उसमें डिमांड कर्व स्लोप होता है ओलिगोपोली में। मोनोपोलिस्ट चूजेस टू लेवल अप प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इट चार्जेस द प्राइस मोर देन द प्राइस चार्ज बाय आइदर मोनोपोली। मोनोपोली से ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ओलिगोपोली में कंपटीशन होता है,
मोनोपोली में तो कुछ नहीं होता है, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय आइदर मोनोपोली। नहीं, कंपिटिटिव से लेस कहाँ होता है यार, कंपिटिटिव से लेस नहीं, ये देखो, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली एंड मोर देन द प्राइस चार्ज बाय कंपिटिटिव मार्केट। ओलिगोपोली में थोड़ा कंपटीशन होता है ना, तो परफेक्ट कंपटीशन से भाव थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उतनी मोनोपोली भी नहीं होती है, तो मोनोपोली से कम होता है। तो आंसर इज डी। In the long run equilibrium of competitive market, firms operate at, in the long run equilibrium of competitive market, firms operate at firms intersection of marginal cost, marginal revenue। ये तो हमेशा ही होता है। their efficient scale, yes, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यस होता है। ऑल द अबव आंसर्स आर करेक्ट, है कि नहीं। लॉन्ग रन में तो हम प्रॉफिट लॉस नहीं करते हैं, तो हम लोग एफिशिएंट स्केल मतलब एसी इज मिनिमम, और इकोनॉमिक प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट। ये पहले भी किया है। differentiated products is not a characteristics of, sorry, ये monopolistic competitive, not competitive, abnormally profits in the long run, ये नहीं होता है। monopolistic competition में भी abnormal profits नहीं होते हैं, मैंने कल टेबल लिखाया था तुम लोग को। in a very short period supply is fixed, yes, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। डिमांड इज फिक्स, नो। डिमांड एंड सप्लाई आर फिक्स, नो। नन ऑफ द अबव, नो। टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सब किसने बताया था? एल्फ्रेड मार्शल। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? 61। Average revenue is revenue earned per unit of input, per unit of output, different units of input. Average revenue is per revenue earned per unit of output, B. AR is symbolically written as TR upon Q, है ना। AR is also known as price. Follow this. Marginal revenue is defined as change in total revenue from purchasing additional unit, sales of additional unit of a commodity. When E is less than greater than 1, अब ये इलास्टिसिटी और मार्जिन, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 ना, तो ये एक से ज्यादा होगा ना, तो MR इज पॉजिटिव। When E is equal to 1, MR is 0. When E is less than 1, 65 में सब्सिक्वेंट सेल ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट्स, वो सब्सिक्वेंट मतलब कोई भी पीछे का हो सकता है। एडिशनल मतलब एक एक्स्ट्रा। ओके, हम लोग एडिशनल वर्ड यूज करते हैं। ऑफकोर्स ये ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों। ओके, अच्छा,
इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी 0, इज ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव, और ई इज लेस देन 1 तो एम आर इज नेगेटिव। 68 का आंसर ए है। समझा? ये वो फॉर्मूला है, मालूम है ना, टी आर इंटू 1 माइनस ओ को सब है ना फॉर्मूला एक। इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू व्हाट? अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन, डू नॉट बार्गेन, प्लेस वेयर बायर डू नॉट बार्गेन, ये है ना। ये लोग भाव कम खींचा करते हैं ना। अंडर परफॉर्मिंग कंपटीटिव फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। 70 का आंसर प्राइस टेकर ये है। तो 70 तक किसी को डाउट है? 50 to 70 किसी को डाउट है क्या? बताओ। वी आर अप्रोचिंग टू द एंड। अभी सब इजी इजी आएंगे, लास्ट में लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं ना, है ना। बीच में बहुत बेसिक्स होते हैं, बीच में स्टार्टिंग में बेसिक होते हैं, फिर बीच में थोड़े टफ आते हैं। अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, प्राइस एडजस्टर, नन ऑफ द अबव। अरे यार, प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फीचर ऑफ मोनोपोली, बी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, मोनोपोली वाले कर सकते हैं। अंडर मोनोपोली डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज वेरी कंसिडरेबल। जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, egg, vegetable milk etc. have local market ना। When at P1 the firm will produced, जब P1 भाव है ना, तो देखो P1 है ना, ये है P1, ये AVC है, और P1 उससे भी कम है कि नहीं, तो फर्म बनाएगी कि नहीं बनाएगी? जीरो आउटपुट बनाएगी भाई, नहीं बनाएगी। अरे एबीसी भी कवर नहीं होता है तो क्या करेंगे? 76th सेक्युलर पीरियड इज नोन एज वेरी लॉन्ग। लॉन्ग पीरियड भी नहीं, वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। बहुत लंबा पीरियड होता है उसको सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कौन सा? नहीं, 50 साल भी हो सकता है सेक्युलर पीरियड, बहुत लंबा बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत लंबा पीरियड होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड, बस इतना बोलते हैं हम लोग। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रेगुलेटेड मार्केट है ना, कंट्रोल है ना सेबी का। कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, फ्रीडम ऑफ एंट्रीज, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है पीरियड। लॉन्ग रन पीरियड, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। प्योर कंपटीशन है ना, प्योर कंपटीशन में ये बस हो गया ए एंड बी। से ना। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन, प्योर ओलिगोपोली क्या होती है? सेम प्रोडक्ट बेस्ड है। 78 प्योर कंपटीशन में पहली 4 कंडीशन खाली देखने की नहीं, पहली 4 कंडीशन होती है प्योर में, बायर्स ज्यादा, सेलर्स ज्यादा, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये 4 कंडीशन में प्योर कंपटीशन बनता है। फिर उससे क्या होता है कि नोबडी हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस। फिर और 4 कंडीशन होती है, परफेक्ट नॉलेज, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सब चीजों से क्या होता है? परफेक्ट मार्केट बनती है, उसमें प्राइस इक्वलिटी होती है। लेकिन उसने प्योर पूछा है, परफेक्ट नहीं पूछा है। फिर प्योर ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। एनी डाउट्स? 70 to 80 in oligopoly, when the industry is dominated by one large firm which is considered as leader of the group,
मतलब एक मैन है, एक दादा अली बाबा है, तो इट इज फुल ओलिगोपोली, कोलिसिव, पार्शियल और सिंडिकेटेड। तो एक लीडर होता है ना, तो उसको बोलते हैं फुल नहीं, पार्शियल ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक लीडर होता है ना, तो उसको पार्शियल ओलिगोपोली, क्योंकि मोनोपोली की तरफ जा रहा है वो। When the products are sold through centralized body, सब लोग मिलके एक को, तो इट इज कॉल्ड सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली क्या होता है कि सब लोग एक टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, 3-4 लोग हैं, लेकिन उन लोग एक जगह माल लाके रखते हैं, फिर सब लोग साथ में बेचते हैं। When products are sold through centralized body, मतलब सब लोग माल उसको सप्लाई करके दे देंगे। सिंडिकेटेड मतलब साथ में आके काम करना, कार्टेल। यस। When monopolies divide the consumers into separate submarkets and charges different prices in the submarkets, so उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अलग अलग मार्केट्स डिवाइड कर दिया उसने और सब में अलग अलग प्राइस है, तो फर्स्ट डिग्री क्या होता है? फर्स्ट डिग्री क्या होता है? देखो ये वाला, अंडर डैश मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स प्राइस विच विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। पूरा कंज्यूमर सरप्लस मतलब देख बताता हूं, अगर हम लोग ये क्या होता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, पर 84 देखो क्या होता है कि अगर हम लोग 5 रुपया भाव रखते तो 1 यूनिट बिकता है, 4 रुपया रखते तो 2 यूनिट बिकता है, 3 रुपया रखते तो 3 यूनिट बिकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंज्यूमर को 5 रुपए बेचेंगे, दूसरे कंज्यूमर को 4 में बेचेंगे और तीसरे को 3 में बेचेंगे। तो हम लोग सबको अलग अलग भाव, हर एक कंज्यूमर को अलग अलग भाव करेंगे ना, वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री मोनोपोली। हाँ, और मॉड्यूल पढ़ना तुम लोग। हाँ, पीडी इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम, साइज ऑफ परचेज, इनकम, एनी ऑफ द अबाव। ये एनी ऑफ द अबाव होगा ना, किसी की वजह से भी पीडी कर सकते, टाइम की वजह से, शाम को कम, शाम को ज्यादा भाव, सुबह को कम, साइज ऑफ द परचेस, होलसेल रिटेल का भाव अलग, इनकम, अमीर लोग को महंगा, गरीब लोग को सस्ता। द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इन, फर्म और इंडस्ट्री किसमें एक होते हैं? मोनोपोली में। The demand curve of monopoly firm will be, demand curve for monopoly firm will be downward sloping. 87. If average cost is higher than average revenue, cost higher है, the firm is incurring loss. Average cost ज़्यादा है ना, लॉस हो रहा है ना। हाँ, सेकंड डिग्री पढ़ो, एग्जाम में थोड़ा पढ़ो, आएगा। मॉड्यूल खोलो थोड़ा, हाँ थोड़ा, मैंने इसलिए तभी बोला मॉड्यूल खोलो। प्राइस रिजिडिटी इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। नो, सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नो, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली। रॉन्ग, इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स। ये सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? अब यार इनकरेक्ट ढूंढने बोल रहे हैं। अंडर मोनोपोली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। नो, नो डिफरेंस, बरोबर, करेक्ट है। अ मोनोपोलिस्ट में रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट टू रेज द प्राइस, ये भी करेक्ट है। Commodities offered for sale under perfect competition will be heterogeneous. No, they are homogeneous. ये wrong है। Product differentiation is peculiar. Yes, in monopolistic competition. For market, essential condition is geographical place, control by government,
क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स? कौन सा है बताओ? मार्केट के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. Assuming that when price is 10, quantity demanded is 5 units, and when price is 12, quantity demanded is 4. Based on the information, marginal revenue resulting from increase in output. अरे जब 10 भाव था ना तो 5 यूनिट था ना, 50 रुपया मिलेगा, और 12 था तब 4 मिलता था ना, तो 12 पे 4 यूनिट बिकते थे तो 48 रुपया मिलता था, अब 50 मिलता है तो 2 रुपया मार्जिनल रेवेन्यू हो गई ना, 4 से 5 गए तो 93. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्यू ड्यू टू वन चेंज. नो, तो मार्जिनल नथिंग बट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नहीं, ग्राफिकली नोट सप्लाई कर्व नहीं, इट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू. Examples of commodities said to have international market. Perishable, high value small bulky commodities, इनका इंटरनेशनल मार्केट होता है, डायमंड्स का जैसे. स्टॉक एक्सचेंज इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट. आगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर MR is equal to MC. MR should be cut MR from below. MR is equal to AR and MC should cut MR from below. ये परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं. MR is equal to AR, MR is equal to MC and MC should have positive slope. MC को पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए. बराबर है, सबके सब करेक्ट है. ये करेक्ट नहीं है. कंडीशंस ये सब एक्चुअली ये भी करेक्ट है. ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये नहीं है कंडीशन. MR इज इक्वल टू AR नहीं होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम पे. तो परफेक्ट कंपटीशन में खाली MR इज इक्वल टू AR होता है ना. परफेक्ट कंपटीशन लिखा किधर है इसने? तो MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड हैव पॉजिटिव स्लोप. ये सब पूरी कंडीशन बता दी इसने कि MC ऊपर बढ़ रहा है. पॉजिटिव स्लोप मतलब सप्लाई कर्व जैसा है. ये D वाला करेक्ट है. नेचुरल मोनोपोली अराइजेस व्हेन देयर इज एनॉर्मस गुडविल, देयर इज अ स्ट्रिंगेंट लीगल एंड रेगुलरिटी. लीगल मोनोपोली हुआ. देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये गुडविल के लिए होगा. देयर आर बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड ये आंसर दिया है लोग ने. नेचुरल मोनोपोली मतलब हमारा बहुत सारा एडवांटेज, हम लोग इतना लार्ज स्केल बनाते हैं कि कोई इतना सस्ता बनाते ही नहीं है, तो वो नेचुरल मोनोपोली है. PD cannot persist under the following market. परफेक्ट में भी नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए. स्विस मॉडल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन द फॉलोइंग मार्केट. क्या है? इट इज ओलिगोपोली मार्केट. कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली वो उस इकोनॉमिक्स का नाम है. मॉड्यूल में नहीं दिया तो भी डाल दिया इधर. कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी तुम लोग को डिस्कस ही नहीं किया है. मोनोप्सोनी मतलब सिंगल सेलर, सिंगल बायर, इसको बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली. मतलब वन बायर एंड ओनली वन सेलर, तो इसको बोलते हैं क्या? एक ही बायर है, एक ही सेलर है, तो इसको बोलते हैं. वेरी डिफिकल्ट टू एग्जाम्पल. ऐसा मार्केट होता ही नहीं कभी कि एक ही बायर हो. एक बायर होता है
कभी कभी मतलब जैसे जैसे अभी है ना, सपोज से डैम्स बनाने का, डैम बनाते हैं ना, तो डैम कौन बनाएगा? सरकार ही बनाएगी ना। तो एक ही बायर होता है, कौन? सरकार, है ना। अगर बनाने वाला भी खाली इंडिया में एक ही हो तो उसको क्या बोलेंगे? बायलेटरल मोनोपोली। क्या बोलते हैं उसको? बायलेटरल मोनोपोली। सी, प्राइस वेरीज by attributes such as location by customer segment is dash degree of price discrimination. फर्स्ट डिग्री हमने क्या बोला? लोकेशन और कस्टमर से होता है ना, तो उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। हाँ, फर्स्ट डिग्री पूरी सरप्लस लूट लेने की। सेकंड डिग्री तुम लोग पढ़ो, इसका आंसर है थर्ड डिग्री। लोकेशन से, ज्योग्राफिक से, या कस्टमर सेगमेंट कि इन लोगों को मैं इतने बेचूंगा, इसको इतने बेचूंगा, उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। ओके, ये एरिया वालों को इतना बेचूंगा, ऐसे लोगों को ए भाव बेचूंगा, उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। फॉलो दिस। ये देखो, ये ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन, ये फॉर्मूला पढ़ के जाना। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में हम लोग को ऐसा बताते हैं कि तुम लोग को जैसे है, यू डिस्क्राइब द थिंग्स एज दे आर। मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, तो ये पॉजिटिव हुआ कि हम बोल रहे हैं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे तुमको कोई अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग गुड और बैड, यू आर टेलिंग ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। नॉर्मेटिव क्या होता है? थिंग्स ऐसे होने चाहिए, भाव नहीं बढ़ना चाहिए, भाव कम नहीं होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव आ गया। तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव, सवाल आता है। तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि पॉजिटिव है, कि भाई वो बता रहा है इट डिस्क्राइब्स द थिंग्स, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब द थिंग्स। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये आदमी सिगरेट बहुत पीता है, ये सिगरेट पीता है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मैं बताता हूं भाई सिगरेट पीता है, मैंने उसको ना नहीं बोला। लेकिन बोलो ये सिगरेट मत पी, अच्छी बात नहीं है, तो क्या हुआ? वो नॉर्मेटिव हो गया। पीपीएफ ये सब नहीं है तुम लोगों को सिलेबस में अभी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स तुम लोगों को किधर भी बुक में नहीं है, देख लो भैया, वो सब निकाल दिया सिलेबस में, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव भी निकाल दिया। अभी देखो 3 चैप्टर हम लोग ने एक एक ऑब्जेक्टिव किया, 5 चैप्टर है खाली, हाँ कि नहीं? अभी खाली इंट्रोडक्शन बचा है और वो क्या है? बिजनेस साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स, वो है। एक में 35 ऑब्जेक्टिव है और एक में 21 ऑब्जेक्टिव है। हाँ, तो तुम लोगों को कभी मौका मिला तो करा दूंगा, बाकी तो पूरा मैंने खत्म कर दिया है। हाँ, मतलब जो सब्सटेंशियल पार्ट हमने खत्म